तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो VLAN है, ठीक है। VLAN या फिर आप ऐसा मान सकते हो वर्चुअल LAN। LAN का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बेसिकली बाद में हम देखेंगे VLAN क्या होता है, VLAN के बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हमने देखा कि वर्चुअल लिखा, उसके बाद मैंने और एक वर्ड लिखा LAN, ठीक है। तो वर्चुअल LAN मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि ये LAN के वर्ड जो होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क जो हम बोलते हैं नेटवर्किंग में, उसी चीज़ से तो रिलेटेड कुछ होगा इस तरह का। लेकिन स्विचिंग के कंसेप्ट में इसे हम क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों इसे पढ़ रहे हैं वो हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले अगर हम कुछ ट्रेडिशनल LAN के बारे में अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल LAN मतलब जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क जनरली होता है, तो उसमें आप बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बनाते हो। अगर आपकी एक बिल्डिंग है या फिर ऑफिस के लिए आप लोकल एरिया नेटवर्क तो आप कैसे बनाते हो, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ स्विचेस होते हैं, उस स्विचेस के साथ आपका बहुत सारे पीसी कनेक्ट होते हैं और आपका ऐसा होता है स्विचेस के बीच में आपका कम्युनिकेशन इस तरह का होता है। हो सकता है एक स्विच से आपने कोई राउटर कनेक्ट करके रखा है और उस राउटर को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो। तो यहाँ तक जब तक लेयर 3 का इन्फॉर्मेशन आ जाता है तब तक आपका जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये एक LAN के अंदर आपका जा रहा है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जनरली अगर मैं कोई लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ ना, तो अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वो हमेशा आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होता है। मतलब कैसा, देखो मैंने आपको बताया था जनरली जब हम स्विच के बारे में थोड़े बहुत बात किए थे नेटवर्क डिवाइसेस के टाइम, तो तभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्विच है ना वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में काउंट किया जाता है। सारे पोर्ट को वो क्या करता है, आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर काउंट करता है। तो इसका मतलब आप देखो, अगर यहाँ पे मैं किसी पीसी को लगा के रखा हूँ और ये पीसी कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है, तो ये मैसेज स्विच के पास आ रहा है। स्विच क्या करता है आपको पता है, सारे पोर्ट से, जिस पोर्ट से रिसीव हुआ, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया जिस पोर्ट से ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ उसे छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है उनमें क्या करेगा, उस मैसेज को एग्जिट करा लेगा। तो ये मैसेज फिर इसके पास आएगा, ये भी क्या करेगा, सेम चीज़ करेगा, सारे पोर्ट के पास भेज देगा, फिर ये मैसेज इसके पास आएगा। तो अभी देखो जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज एक ने जनरेट किया था आपका लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, वो मैसेज अभी आपका क्या हुआ, पूरे आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क था ना, पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में वो मैसेज आपका स्प्रेड हो गया। जितने भी डिवाइसेस है आपके लोकल एरिया नेटवर्क के पास, सारे डिवाइस के पास अभी वो मैसेज जा रहा है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रॉडकास्ट मैसेज की वजह से हमारा क्या क्या दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अभी देखो एक डिवाइस था, यही पे इसी वाले इमेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिवाइस कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका जनरेट कर रहा है। अब देखो ये मैसेज जब भी स्विच के पास आ रहा है ना, स्विच अपना प्रोसेस कर रहा है। सबसे पहले स्विच क्या कर रहा है, सोर्स मैक एड्रेस देख के मैक एड्रेस टेबल में उसे अपडेट कर रहा है, फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख रहा है कि ये ब्रॉडकास्ट है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, सारे पोर्ट से उसे एग्जिट कर रहा है। तो ये जो काम है सोर्स मैक एड्रेस को चेक करना, डेस्टिनेशन को चेक करके फिर मैक एड्रेस टेबल को चेक करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक होने के बाद फिर उसके बाद जो भी उसके लिए जो डिसीजन होगा उसे पता चलेगा कि ये एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस के साथ ब्रॉडकास्ट मैसेज मेरे पास आ रहा है, तो उसे मुझे सारे पोर्ट में भेजना है। तो ये भी स्विच का एक प्रोसेस होता है ना, एक जनरली ये भी एक छोटा सा प्रोसेस है आपका स्विच के लिए। अगर मान लो इसी टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे डिवाइस एट ए टाइम ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहे हैं, या फिर एक सिंगल डिवाइस किसी ने कुछ टूल वगैरह चला लिया, हैकिंग टूल वगैरह किसी ने कुछ चला के रख दिया, उससे क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट मैसेज कंटिन्यूसली जनरेट होते रहे। तो उस केस में हर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज के लिए आपका स्विच जो है सेम काम परफॉर्म करेगा। फिर ये मैसेज आपका दूसरे स्विच के पास आएगा, वो भी वो काम करेगा, तीसरे स्विच के पास वो भी वो काम करेगा। ये तो स्विच के काम हो गए। जितने भी स्विच आपके पास हो गए ना सारे, वो क्या करेंगे, उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को खोलेंगे, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन उनको लेना है वो डिसीजन वो ले लेंगे। लेकिन उसमें भी स्विच का प्रोसेस यूज हो रहा है। उसके बाद आपका ऐसा हुआ, जो दूसरे डिवाइसेस आपके पास थे ना, उस डिवाइस के पास भी ये मैसेज जा रहा है। स्विच जब भी इस पोर्ट से एग्जिट करेगा इसके पास भी आएगा। ये मैसेज खोल के देखेंगे कि ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और ब्रॉडकास्ट मैसेज में अगर उनको जानकारी है कि ये मैसेज मेरे लिए है, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर भी वो डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन डिस्कार्ड करने तक भी अगर हम बात करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पैकेट में आपका जो एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन प्रोसेस आपका होता है ना, जब भी कोई डिवाइस आपका क्या करता है, एक पैकेट रिसीव कर लेता है या फिर कोई डेटा रिसीव करता है, फिर वो डीकैप्सुलेशन प्रोसेस भी परफॉर्म करता है। तो डीकैप्सुलेशन प्रोसेस भी परफॉर्म करना और हर एक पैकेट को खोल के इन्फॉर्मेशन देखना, उसके बाद डिस्कार्ड करना, ये भी डिवाइस का आपका प्रोसेस खत्म हो रहा है ना। ये दूसरा आपका प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम आपका यहाँ पे, मान लो ये डिवाइस आपका कंटिन्यूसली मल्टीपल 1000 नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है, या फिर बहुत सारे डिवाइस है जिसने ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहे हैं। तो वो सारे ब्रॉडकास्ट मैसेज जब भी ये स्विच इस स्विच को देगा, एक ही लिंक आपके पास है ना, ये लिंक होके जाएगा, फिर ये इसको दे देगा। जब तो इसी लिंक का जो बैंडविड्थ आपके पास है ना, वो बैंडविड्थ आपका अभी यूटिलाइज हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा, उसी टाइम पे मान लो ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्लो हो जाएगा।
तो ब्रॉडकास्ट में भी आपका बहुत सारे दिक्कत है, ब्रॉडकास्ट मैसेज से भी आपका बहुत सारे दिक्कत होते हैं, ठीक है। इसीलिए बाद में फिर क्या किया गया, जनरली अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, कोई VLAN वगैरह का कॉन्सेप्ट जब ऐड नहीं हुआ था तब हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही ब्रॉडकास्ट अंडर के मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जा रहा था। तो उसमें आपका यही दिक्कत हो रहा था कि कोई एक डिवाइस अगर गलती से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर लिया तो वो क्या होता था, आपका पूरा लोकल एरिया नेटवर्क में स्प्रेड हो जाता था। तो इसके वजह से 2-3 दिक्कत मैंने आपको बताया ना, एक स्विच लेवल पे, एक डिवाइस लेवल पे डिकैप्सुलेशन वाला, और एक आपका तीसरा हो गया जो आपका बैंडविड्थ वाला। ये दिक्कत सारे पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में देखने लगे। और तीसरा प्रॉब्लम आपके पास, और भी प्रॉब्लम आपके पास था। क्या प्रॉब्लम था, मैनेजमेंट आपका जो है ना, वो मैनेजमेंट आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। मतलब अगर आपका नेटवर्क का साइज बहुत बड़ा है तो उस केस में उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भी आपके पास दिक्कत हो रहा था, ठीक है। क्यों दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिटेशन वगैरह हमने सेट नहीं किया, और पुराने वाले टाइम में भी आपके पास बैंडविड्थ उतने ज़्यादा नहीं थे कि आप कुछ भी मतलब 100 Mbps या फिर 1 Gbps का लिंक लगा के आप बैंडविड्थ को भी मैनेज कर लोगे। तो बहुत सारे डिवाइस अगर आपके पास हो गए ना, उससे अगर आप कोई कैटेगरी या फिर कोई पार्ट में अगर आप डिवाइड नहीं करते हो ना, तो उस केस में मैनेजमेंट आपका ओवरहेड हो जाता है और आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं। जो भी नेटवर्क इंजीनियर बैठा रहता है उस LAN को अपडेट करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए ना, उसके पास भी बहुत सारे दिक्कत होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाद में फिर क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे वर्चुअल LAN या फिर VLAN का कॉन्सेप्ट बोला गया, और इसे स्विच लेवल पे, ये एक लेयर 2 का आप टेक्नोलॉजी मान सकते हो, इट्स ए लेयर 2 टेक्नोलॉजी, आप ऐसा मान सकते हो। तो इससे क्या किया गया, आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क था, जो फिजिकली आपके पास एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क को बेसिकली वर्चुअली पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करने के तरीका जो है ना, वो आ गया। मतलब कैसा है, ये स्विच लेवल में है तो मैं आपको स्विच लेवल के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसा हुआ कि मान लो आपका जनरली एक नेटवर्क था, आपके नेटवर्क में टोटल 8 डिवाइसेस कनेक्ट थे, ठीक है, 8 या 9, 10 कुछ भी डिवाइस आपके पास कनेक्ट था, आप मान लो। अभी ये डिवाइस एक स्विच था, जैसे कि ये एक स्विच था, तो आपका क्या हो रहा था, ये स्विच आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आ रहा था, ब्रॉडकास्ट डोमेन इक्वल टू 1 आपका काउंट किया जा रहा था। लेकिन अभी के लिए आपका कुछ दिक्कत हुआ, इसे मैनेजमेंट आपका ओवरहेड हो गया, जो भी दिक्कत मैंने आपको बताया वो दिक्कत आया। तो बाद में उसमें क्या किया, जो लेयर 2 टेक्नोलॉजी आपके पास है वर्चुअल LAN का, उस टेक्नोलॉजी को भी इंप्लीमेंट किया गया। कैसे इंप्लीमेंट किया गया, इस स्विच को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 2 पार्ट या फिर जितने भी VLAN आप बनाते हो उसी तरह का आप मान सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 VLAN यहाँ पर VLAN का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और स्विच को क्या कर रहा हूँ, 2 VLAN में अभी डिवाइड कर रहा हूँ, 2 वर्चुअल LAN में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब जो फिजिकली मेरे पास स्विच था, उस स्विच को मैं वर्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब वर्चुअली 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, बेसिकली जो स्विच में मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन था, जो स्विच को अभी जो पहले से मैं क्या बोल रहा था, ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन था, उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन को हमने डिवाइड कर दिया। मतलब कैसा है, अभी कैसा हो गया, अब देखो ये डिवाइस अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा था, तो यहाँ पे भी कोई डिवाइस अगर बैठा था ना, तो पहले अगर जब तक मैं VLAN इंप्लीमेंट नहीं किया था, ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड नहीं किया था, ये ए वाला डिवाइस अगर कोई भी मैसेज ये जनरेट करता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो इस डिवाइस के पास भी आ रहा था, इसके पास भी आ रहा था, इसके पास सारे जितने भी आपके पास डिवाइसेस थे ना, सबके पास ये ब्रॉडकास्ट मैसेज अभी आ रहा था। बाद में हमने जब उसे ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद अभी स्विच मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, अगर ये डिवाइस अभी कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है ना, तो वो उसी VLAN के लिए लिमिटेड हो गया। मतलब अगर ये मेरा VLAN नंबर 1 था, ठीक है, तो अगर ये डिवाइस कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है और ये डिवाइस VLAN नंबर 1 का एक पार्ट है ना, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका VLAN नंबर 1 के लिए ही लिमिटेड हो गया। मतलब अभी अगर ये डिवाइस कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा है ना, तो वो मैसेज सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा जो VLAN नंबर 1 के पार्ट के मेंबर है। इतने सारे डिवाइस मेरे पास जो है ना, वो VLAN 1 के मेंबर थे, तो उन्हीं के पास जाएगा। अभी ये वाला जो डिवाइस है ना, इनके पास वो वाला मैसेज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन था ना, उसको हमने डिवाइड कर दिया। कैसे होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हो, जो प्लॉटिंग वगैरह का काम होता है ना, आपको पता है ना, जब प्लॉटिंग वगैरह होता है, आप क्या करते हो, एक बड़े वाला जगह किसी एक आदमी का था या फिर किसी एक ओनर का था, तो अभी वो क्या करता था कि उस जगह पे वो जो भी चाहता था वो कर सकता था। लेकिन बाद में उसको क्या किया, 2 प्लॉट में डिवाइड कर दिया गया और 2 प्लॉट को 2 लोगों को दे दिया गया। तो दे देने के बाद अभी क्या हुआ, बीच में एक बाउंड्री अपने लगा दी। फिर क्या हुआ, जिस प्लॉट जिस बंदे को मिला वो उसी प्लॉट के अंदर कुछ भी चाहे तो कर सकता है, और दूसरे बंदे को जो मिला वो अपने प्लॉट के अंदर जो भी चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जो पूरा पहले जो आपका पुराना इलाका था ना, पूरा इलाका था, किसी के पास पूरा इलाका के लिए कोई ऑनरशिप जो है ना वो नहीं है।
इसी तरह यहाँ पे आपका है, जो आपका पूरा स्विच था वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर पहले जा रहा था, बाद में आप VLAN वाला कॉन्सेप्ट यूज करके या फिर VLAN फीचर को यूज करके आपने क्या किया, उसे मल्टीपल VLAN में आपने डिवाइड कर दी या फिर मल्टीपल वर्चुअल LAN में आपने डिवाइड कर दी। उससे करने से क्या हुआ, आपका डिवाइस में अगर एक LAN के अंदर या फिर एक वर्चुअल LAN के अंदर कोई डिवाइस अगर गलती से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है तो वो क्या हो गया, आपका उसी की जो VLAN है या फिर वर्चुअल LAN है उसके लिए लिमिटेड हो गया। तो उससे आपका दिक्कत जो है पहले वाले में जो मैंने आपको दिक्कत बताई, ये दिक्कत आपका सॉल्व हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ कि इस डिवाइस को मैं पूरे एक डिवाइस को मैं एक VLAN के अंदर रख लेता हूँ, इसको मैं अलग से रख लेता हूँ, इसको मैं अलग से रख लेता हूँ, तो ये डिवाइस अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा तभी इसी डिवाइस के पास जो भी डिवाइस आपके पास कनेक्टेड है ना उन्हीं के पास जाएगा, आगे वाले जो डिवाइस है उनके पास नहीं जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं VLAN की कोई डेफिनेशन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, आप फीचर या फिर उससे पहले आप लेयर 2 फीचर मानो, ठीक है। तो VLAN आपके पास एक लेयर 2 फीचर है या फिर डेटा लिंक लेयर फीचर आपके पास है। डेटा लिंक लेयर का फीचर इसलिए है क्योंकि जो लेयर 2 डिवाइस आपके पास है ना, जैसे स्विच आपके पास एक लेयर 2 डिवाइस हो गया, तो डेटा लिंक लेयर का ये एक फीचर है। इसका मतलब आप स्विच के ऊपर जो डिवाइस आपका डेटा लिंक लेयर में काम कर सकते हो उनके ऊपर आप चला सकते हो, हालांकि वो इस फीचर को सपोर्ट भी करना चाहिए, इसलिए इसे एक स्विचिंग फीचर भी बोला जाता है क्योंकि आपका जो स्विच होता है ना वही सिर्फ इस फीचर को सपोर्ट करता है। और इसका काम मतलब क्या होता है, मेन काम इसका होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करना, ठीक है। आपके स्विच एक ब्रॉडकास्ट डोमेन माना जाता है, उससे आप VLAN में जब भी आप कोई मल्टीपल VLAN कॉन्फ़िगर करते हो तो फिर आप उसे क्या करते हो, बेसिकली आप मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में उसे डिवाइड करते हो, ठीक है। हालांकि ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में जो भी डेफिनेशन है मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, ब्रॉडकास्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस उनको मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत उन वर्ड को, ठीक है। अभी के लिए अगर हम और थोड़ा बात करते हैं VLAN के बारे में, तो बेसिकली VLAN आपका क्या होता है, जब भी आप स्विच में कॉन्फ़िगर करने के लिए VLAN जाते हो ना, तो आपका मेन काम है आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है डिवाइड करना। तो उसमें क्या है, आपको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब मल्टीपल VLAN में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मल्टीपल VLAN के लिए अगर आप कॉन्फ़िगर करने चाहोगे तो मल्टीपल VLAN का कुछ पहचान तो होगा ना, ये अलग सा VLAन या फिर अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, वो अलग सा VLAन या फिर अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो इस तरह उनका हर एक VLAन के लिए आपको अलग सा एक मतलब पहचान होना चाहिए ना। तो उस पहचान के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स है, वो VLAन का जो आपका पहचान होता है ना वो आपका डेसिमल फॉर्मेट में होता है, मतलब नंबरिंग जैसे आपके पास जनरल होता है ना, n नंबर्स आपके पास होते हैं, वो नंबरिंग ही आपको नंबर ही आपको देना पड़ता है हर एक VLAन के लिए। हर एक VLAन का एक पहचान बनता है जो कि उसका डेसिमल नंबर से होता है, और वो डेसिमल नंबर कहां से कहां तक आपका डिफाइन किया गया है। अगर VLAन के बारे में अगर आप बात करते हो तो ठीक है 12 बिट्स या फिर आप 2 to the power 12 मान सकते हो। अगर आप VLAन के साइज के बारे में बात करते हो ना, जो भी VLAन का आपके पास नंबर होगा उसके साइज के बारे में अगर आप बात करते हो, साइज ऑफ VLAन नंबर, ठीक है, जो भी नंबर आपके पास VLAन का होगा उसका साइज आपका 12 बिट का होता है। 12 बिट का मतलब 2 to the power 12। अगर 12 बिट का अगर हम काउंट करेंगे तो उसके रेंज अगर निकालने की हम कोशिश करेंगे 0 to 4095 आपके पास आएगा। 2 to the power 12 अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 4096 आएगा। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, नेटवर्किंग में जैसे कि सारे चीज़ें हम 0 से काउंट कर रहे हैं, इसलिए आपके पास क्या होता है 0 to 4095 तक आप काउंट करते हो। इसमें और एक चीज़ आपके है, VLAN 0 and 4095 ऑलरेडी आपका रिजर्व है, ठीक है। ऑलरेडी 0 VLAN आपका ऑलरेडी रिजर्व है, 4095 पे आपका ऑलरेडी रिजर्व है। लेकिन जब आप CCI वगैरह पढ़ोगे तो अभी आपको पता चलेगा, अगर 4095 किसी VLAN किसी डिवाइस के साथ अगर आपको असाइन आ रहा है, इसका मतलब जिस पोर्ट के साथ 4095 आपका असाइन किया गया है वो पोर्ट आपका ट्रंक पोर्ट होता है। कुछ IP फोन वगैरह के कॉन्सेप्ट में कुछ डिवाइसेस के लिए वो यूज होता है, ठीक है। तो ये दो आपके पास हो गए, और उसके बाद हमारे पास VLAN जो होते हैं ना वो 2 टाइप के VLAN होते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है स्टैंडर्ड, कौन अभी ज्वाइन कर रहा है भाई, ठीक है। एक आपके पास होता है स्टैंडर्ड VLAN
इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड विलन की अगर आप बात करते हो तो इसके रेंज जो होता है ना, वो रेंज आपका होता है 1 to लेके, मैं अभी 1 से लिख रहा हूँ, क्यों, 0 आपका ऑलरेडी रिजर्व है, 0 and 4095 आपका ऑलरेडी रिजर्व है, इसलिए मैं 1 से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। 1 to लेके 1005 आपके पास जो विलन नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, ये विलन आपका क्या होंगे, आपका स्टैंडर्ड विलन रेंज में से आते हैं। जो भी विलन नंबर आप क्रिएट करते हो उसका नंबर अगर आप 1 to लेके 1005 तक अगर आप देते हो तो वो विलन आपका स्टैंडर्ड विलन रेंज के अंदर आ जाएगा। इसमें भी 1002 to 1005 आर रिजर्व, ठीक है। आपको इनमें से 1002 2 से लेके 1002 से लेके 1005 तक आपका जो भी विलन आपको देखने को मिलेंगे, ऑल विलन्स आर रिजर्व फॉर व्हाट, फॉर FDDI एंड टोकन रिंग, ठीक है। अभी मेरे को मत पूछना कि भाई हमें FDDI और टोकन रिंग के बारे में बता दो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि FDDI और टोकन रिंग ये ओल्ड टेक्नोलॉजी था। जब पहले आपका विलन का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद उसी टाइम पे आपका जो टोकन रिंग और FDDI चल रहे थे, तो उनके साथ सपोर्ट करने के लिए या फिर उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो 4 विलन आपके पास है, 1002, 1003, 1004 और 1005, ये आपका ऑलरेडी रिजर्व किए गए थे उस टाइम पे। लेकिन अभी के लिए भी आपको डिवाइस में अगर आप देखोगे 100 विलन ब्रीफ का कमांड चला के, तो अभी भी आपको उसी के लिए ये सारे कमांड आपको, सॉरी, ये विलन का नंबर आपको दिखाएगा। मतलब आप किसी डिवाइस के ऊपर 1002 से लेकर 1005 तक कोई विलन आप बना नहीं सकते, ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं या फिर कोई भी यूज नहीं है आज के ज़माने में। उसके बाद और एक विलन होता है, वन इज द डिफॉल्ट विलन, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं, मैंने जनरली जैसे आपको बताया ना, अगर आप कोई स्विच देखते हो, कुछ स्विच में अगर आप विलन वगैरह कोई कन्वर्ट नहीं, सॉरी, कुछ भी नहीं बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका स्विच जो होता है ना, वो आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आता है। वो कैसे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कैसे आता है? आपका ऐसा होता है, जब भी आप कोई स्विच मतलब कोई विलन वगैरह किसी स्विच के ऊपर आप मतलब कॉन्फ़िगर नहीं किया हो ना, बाय डिफॉल्ट आपको एक डिफॉल्ट विलन उसमें देखने को मिलता है। डिफॉल्ट विलन मतलब अगर ये स्विच है, इस स्विच में आपके पास मान लो 8 पोर्ट है, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इसमें एक विलन नंबर 1 क्रिएट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और सारे पोर्ट जितने भी है ना आपके पास, वो सारे पोर्ट आपके विलन नंबर 1 के मेंबर बने हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए विलन नंबर 1 को आपका डिफॉल्ट विलन जो है ना, डिफॉल्ट विलन बोला जाता है, और ये आपका बाय डिफॉल्ट आपके स्विच के अंदर ये बना हुआ होता है। आप चाहो तो इस डिफॉल्ट विलन को डिलीट भी आप नहीं कर सकते। विलन नंबर 1 को अगर आप डिलीट करना चाहो, ये डिलीट भी आपसे नहीं होगा। आप दूसरे विलन बना सकते हो, पोर्ट को दूसरे विलन का मेंबर बना सकते हो, मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट जो है विलन नंबर 1 का मेंबर होगा, उसे आप हटा के विलन नंबर 2, विलन नंबर 10, विलन नंबर 20 किसी भी विलन का आप मेंबर बना सकते हो, लेकिन विलन नंबर 1 को आप डिलीट नहीं कर सकते। विलन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप विलन नंबर 2 क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद आप डिलीट कर देते हो उस विलन को, तो विलन नंबर 2 जो आपका बना हुआ मिला है ना, वो आपका डिलीट हो जाएगा फिर। लेकिन विलन नंबर 1 ऑलरेडी आपका बना हुआ होगा, जो कि डिफॉल्ट विलन है, इसे आप डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो भी जितने भी स्विच आपको नया देखने को मिलते हैं, उसमें आपको एक विलन बाय डिफॉल्ट विलन नंबर 1 और सारे पोर्ट उसका मेंबर होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसीलिए आपका बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपको विलन का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं आता है और उस स्विच को आप एक स्विच को लगाना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी डिवाइस इस वाले पोर्ट पे अगर आप कनेक्ट कर लेते हो ना, दूसरे डिवाइस को अगर इस वाले पोर्ट को कनेक्ट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे पोर्ट जो है आपका एक ही विलन का पार्ट होता है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर हमें मल्टीपल विलन बना के जो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसे स्विच को या फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका विलन के बारे में थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन आपका हो गया। इसके बाद और कुछ बाकी है क्या? नहीं, और जो भी बाकी है हम बाद में देखेंगे। अभी विलन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी पोर्ट के टाइप जो है ना, वो भी आपका कुछ दूसरे टाइप के आपका डिफाइन हो रहे हैं। पोर्ट का टाइप जो है वो हम देखेंगे। अभी पोर्ट टाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या है, अच्छा मैं एक्सटेंडेड विलन के लिए भूल गया, सॉरी। ठीक है, आपके पास एक स्टैंडर्ड विलन है और एक आपके पास एक्सटेंडेड विलन रेंज है। एक्सटेंड विलन के लिए अगर आप रेंज के बारे में बात करते हो, तो ये रेंज आपका होता है 1006 से लेके 4094 तक, ठीक है। ये आपका एक्सटेंडेड विलन के लिए रेंज हो गया।
और अगर आप एक्सटेंडेड वीलन के लिए अगर आप बात करते हो तो नॉर्मली आप सारे डिवाइस पे कनेक्ट एक्सटेंडेड वीलन जो है ना वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। VTP के कॉन्फ़िगरेशन VTP के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप बात करते हो VTP क्या है हम आगे जानेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे कि एक्सटेंडेड वीलन हम किस पे क्रिएट कर सकते हैं और किस पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे ना तो हम देखेंगे एक्सटेंडेड वीलन का हमारा क्या यूज हो रहा है, धीरे धीरे हम देखेंगे। अभी के लिए अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपके दिमाग से बाउंस हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए यूज हो रहा है ना वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए उसको अगर मैं बताऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अभी हम देख लेंगे। बस आप अभी एक्सटेंडेड रेंज क्या होता है वीलन का वो आप थोड़ा देख लो, 1006 से लेके 4094, और इसमें से कोई रिजर्व वगैरह आपका नहीं है। ठीक है, अभी के लिए हम देखेंगे वीलन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्विच के जो पोर्ट है ना वो पोर्ट में क्या क्या पोर्ट हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पोर्ट टाइप में 2 पोर्ट आते हैं। एक होता है आपके पास एक्सेस पोर्ट और दूसरे होता है आपके पास ट्रंक पोर्ट। ठीक है, सबसे पहले अभी के लिए हम देखते हैं एक्सेस पोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि द पोर्ट व्हिच इज मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर वीलन इज नोन एज एक्सेस पोर्ट। मतलब आपका क्या है, यहाँ पे मैंने जो स्विच आपका बनाया था ना, अब देखो इस स्विच पोर्ट को अगर आप वीलन नंबर 5 का मेंबर बनाते हो तो इसका मतलब ये वीलन नंबर 5 के लिए एक एक्सेस पोर्ट हो गया। मतलब एक पोर्ट आपका इस तरह का पोर्ट जिसको आप किसी स्पेसिफिक एक वीलन के लिए आपने उस पोर्ट को क्या कर दिया, मेंबर बना दिया किसी वीलन का। मतलब वो पोर्ट पे और अब किसी दूसरे जो वीलन होते हैं ना उनका कोई भी इंफॉर्मेशन उस पोर्ट में नहीं होगा। बस एक पार्टिकुलर वीलन जिसके लिए आप उसे मेंबर बना रहे हो उसी के लिए जो भी कम्युनिकेशन होगा ना उस पोर्ट के थ्रू हो जाएगा। उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पोर्ट। बाय डिफॉल्ट अगर हम जनरली बात करते हैं हम एक्सेस पॉइंट में क्या करते हैं, अपने जो एंड डिवाइसेस होते हैं ना या फिर होस्ट होते हैं, जो कंप्यूटर आपका एंड डिवाइस जिसे बोलते हैं वो डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं। सॉरी, इसमें बाय डिफॉल्ट क्यों देखते हैं। ठीक है, एक्सेस पोर्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अभी दूसरा पोर्ट एक हमारे पास है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट बेसिकली आपका क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये एक ऐसा पोर्ट होता है जो सारे वीलन के लिए मेंबर होता है। मतलब आप मान लो मैंने अपने डिवाइस पे 5, 10, 50 और 1 4 वीलन मैंने बना के रखा है। ट्रंक पोर्ट आपको सारे वीलन का मेंबर देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि आपके स्विच में जितने भी वीलन आपने बनाया सारे वीलन के लिए ट्रैफिक जो है वो पास करा सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सेस पोर्ट आपका क्या है, एक ही वीलन के लिए, जिस वीलन का मेंबर है उसी वीलन के लिए अगर कोई ट्रैफिक है और उस पोर्ट से जाना चाहिए तो वो उसे पास करा सकता है। लेकिन ट्रंक पोर्ट आपका क्या होगा, जितने भी वीलन आपने उस स्विच के ऊपर बनाया ना सारे वीलन का मेंबर होता है, सारे वीलन के ट्रैफिक जो है ना उस पोर्ट से वो एग्जिट करा सकता है या फिर पास करा सकता है, रिसीव या फिर सेंड करा सकता है। ठीक है, बेसिकली ट्रंक पोर्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये मेरा स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया। इस स्विच में एक पोर्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक एंड डिवाइस है, मतलब ये तो कोई स्विच का काम वगैरह नहीं करेगा ना, इसके पास तो कोई वीलन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इससे क्या है, मैं इसे एक्सेस पोर्ट बना दूंगा और मान लो इसे वीलन नंबर 10 का मैं मेंबर बना लूंगा। ठीक है, जो भी पोर्ट से मेरा एंड डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसे मैं क्या करूँगा, एक्सेस पोर्ट बना लूंगा। फिर ये डिवाइस मान लो ऐसे कनेक्ट है, अभी इस डिवाइस के ऊपर भी मैंने वीलन नंबर 10 बनाया, इस डिवाइस के ऊपर भी मैंने वीलन नंबर 10 बनाया, और ये एक मेरे पास लिंक है। ये जो लिंक है ना ये 2 स्विच के बीच में मेरा कनेक्टेड है। इसका मतलब ऐसा है, यहाँ पे भी मेरे पास एक यूजर है जो कि वीलन नंबर 10 का मेंबर है। तो ये यूजर तो आराम से इस यूजर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए ना।
यहाँ पे हो सकता है VLAN नंबर 20 भी मैंने बना के रखा, इसमें भी VLAN नंबर 20 मैंने बना के रखा। ये जो लिंक आपके पास है ना, ये आपका ट्रंक लिंक है। ये क्या करेगा, अभी इस लिंक को हम ट्रंक लिंक जैसा कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि इसको मैं ट्रंक लिंक बनाने के बाद आपका क्या होगा, अगर VLAN 10 के लिए ये डिवाइस कोई अगर ट्रैफिक यहाँ से इससे एग्जिट होना चाहिए तो VLAN 10 के लिए भी ये ट्रैफिक एग्जिट कर पाए और VLAN 20 के लिए भी ये ट्रैफिक एग्जिट कर पाए। तो अभी क्या होगा, ये VLAN 10 नंबर यूजर जब इस यूजर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा ना, तो इस ट्रंक लिंक से आपका डेटा, ये स्विच क्या करेगा, इस ट्रंक लिंक से उस डेटा को एग्जिट करा देगा। फिर ये डेटा आपका स्विच 2 के पास आ जाएगा। फिर स्विच 2 क्या करेगा, आपका जैसे मैक एड्रेस टेबल वगैरह रीड होते हैं ना, उसके हिसाब से देख के आपका जो फॉरवर्डिंग डिसीजन है वो दे देगा और इस डिवाइस के पास आ जाएगा। मान लो और एक डिवाइस आपके पास था, ये वाला, ये VLAN नंबर 20 का मेंबर था, और एक यहाँ पे भी था, ये VLAN नंबर 20 का था मेंबर। ठीक है, अभी ये VLAN नंबर 20 का यूजर अगर इसके साथ, ये यूजर इसके साथ अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो भी क्या होगा, ये स्विच के पास डेटा भेज देगा, स्विच फिर ट्रंक लिंक से एग्जिट करेगा, फिर उसके बाद जो डेटा है इस स्विच के पास आ जाएगा, फिर ये वाला इंटरफेस जो है ना उससे एग्जिट करा लेगा। लेकिन अभी के लिए आपका क्या है, ऐसा मत सोचना कि VLAN नंबर 10 का यूजर VLAN नंबर 20 यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अभी के लिए नहीं कर सकता। वो हम आगे देखेंगे कैसे डिफरेंट VLAN के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो हम कैसे करेंगे। इसमें मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ दूसरा टेक्निक हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ VLAN बनाते जाते हैं, तो क्या होता है, VLAN 10 का अगर आपका पास कोई यूजर है तो वो VLAN 20 के किसी यूजर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब एक VLAN के यूजर दूसरे VLAN के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हो, एक स्विच को आप डिवाइड कर रहे हो ना इस तरह का। आप फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपने ये स्विच 1, इस स्विच को आप इस तरह का मान लो, ये स्विच 1, ये स्विच 2 आपने मान लिया, इसके साथ एक यूजर कनेक्ट है तो इसके साथ दूसरे यूजर कनेक्ट है, इनके बीच तो आप कम्युनिकेशन नहीं है ना, इनके बीच कोई लिंक भी नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं है। इस तरह का आप मान सकते हो, एक स्विच को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो तो एक पार्ट का यूजर दूसरे पार्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसी तरह आपका है, जो एक VLAN का यूजर कभी भी दूसरे VLAN के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हालांकि हम आगे कराएंगे, उसके लिए भी दूसरा टेक्निक है, अगर हमें जरूरत है तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो, एक VLAN के यूजर कभी भी दूसरे VLAN के साथ, दूसरे VLAN की कोई यूजर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका जो ट्रंक लिंक बेसिकली आपका ये होता है कि ट्रंक लिंक में आपका सारे VLAN के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपका आगे चला जाता है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़े फ्लो देखेंगे, कैसे आपका यूजर जब भी कम्युनिकेट करता है उसके हिसाब से आपका क्या फ्लो होता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे और ट्रंक लिंक के बारे में और भी थोड़ा इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। अभी के लिए ये फ्लो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, दिमाग थोड़ा लगाना है यहाँ पे। ये मेरा स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है। ये मेरा PC नंबर A है, ये PC नंबर B है। ये भी पहले वाले फ्लो पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा VLAN 10 का मेंबर है, एक्सेस पोर्ट है। ये भी एक्सेस पोर्ट है, VLAN नंबर 10 का मेंबर है। ये भी एक्सेस पोर्ट है, VLAN नंबर 10 का मेंबर है। ये भी एक्सेस पोर्ट है, VLAN 10 का मेंबर है। अभी आप ये बोलना कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने तो आपको बताया कि स्विच के स्विच बीच में जो लिंक होता है वो ट्रंक लिंक होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक्सेस लिंक क्यों लगाया। आप मान लो जितने भी मेरे पास डिवाइसेस है, जितने भी मेरे पास स्विचेस है, जो मल्टीपल स्विचेस मेरे पास है, सारे स्विचेस में अगर मेरा एक ही VLAN चल रहा है ना, तो उस केस में मेरे को ट्रंक लिंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही एक्सेस लिंक लगा के भी मैं काम कर सकता हूँ। उस जगह पे मेरे को ट्रंक लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मल्टीपल VLANs बना रहा हूँ तो उस केस में, अगर नंबर ऑफ VLANs मेरा एक से ज़्यादा VLAN मेरे पास है, तो उस केस में मैं डिवाइसेस के बीच जो है ना ट्रंक लिंक लगाऊंगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अभी के लिए देखो मेरे पास सारे यूजर जो इस स्विच पे मैंने VLAN नंबर 10, इस पे भी मैंने 10 बना के रखा है और मेरे यूजर भी VLAN नंबर 10 में ही है। तो ये डिवाइस, इस डिवाइस के साथ VLAN नंबर 10 में अगर मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम अभी देखेंगे। अभी ए वाला डिवाइस कोई भी मैक एड्रेस इसका ए है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने B लगाया। B लगाने के बाद ये क्या कर रहा है, अभी स्विच 1 के पास भेज रहा है। अभी स्विच 1 ने देखा, देखो मैक एड्रेस टेबल B के लिए यहाँ पे अपडेट हुआ होगा। अगर B ने कोई फ्रेम स्विच 2 के पास भेजा होगा तो स्विच 2 के मैक एड्रेस टेबल में ये जो भी पोर्ट नंबर था उस पोर्ट पे B नंबर वाला डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है, वो स्विच 2 को पता है।
लेकिन स्विच ए को तो पता नहीं ना, सॉरी स्विच 1 को तो पता नहीं ना, क्योंकि अभी के लिए स्विच 1 के साथ बी ने कुछ कम्युनिकेशन किया ही नहीं। तो स्विच 1 के मैक एड्रेस टेबल में जो है ना एम्प्टी मिलेगा, बी के लिए कोई एंट्री ही नहीं मिलेगा सबसे पहली बार जब भी इनिशियल ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा। अभी मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी स्विच के पास अगर कोई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए या फिर किसी यूनिकास्ट मैसेज की डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए अगर कोई एंट्री नहीं है मैक एड्रेस टेबल में, तो स्विच क्या करता है, जिस पोर्ट से आपका डेटा रिसीव हुआ है उसी पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट में डेटा को एग्जिट कर देता है। और मैंने आज और एक बात आपको बताया, उसी सेम VLAN के जो पोर्ट्स होंगे ना उसी को बस वो डेटा एग्जिट करा देगा। अभी के लिए देखो ये वाले पोर्ट से डेटा रिसीव हुआ, स्विच 1 को अभी पता नहीं कि बी कौन है। स्विच 1 क्या करेगा, ये वाले पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है और जो पोर्ट VLAN 10 के मेंबर है उन्हीं से एग्जिट करा देगा। तो ये वाले पोर्ट उसको VLAN 10 का मेंबर मिला तो उससे उसने एग्जिट करा दिया, ये मैसेज आके स्विच 2 के पास पहुंच गया। स्विच 2 फिर क्या बताएगा, सोर्स वाले मैक एड्रेस देख के उसने क्या करेगा, वो आपका मैक एड्रेस टेबल में एंट्री करा लेगा कि ये वाले पोर्ट के साथ आपका ए डिवाइस कनेक्ट है। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो मैसेज से चेक करेगा, उसको बी मिला, उसके लिए जो मैक एड्रेस एंट्री है ना टेबल में उसमें वो चेक करेगा, उसे मिल गया कि ये वाले पोर्ट पे बी कनेक्ट है तो बी के पास मैसेज भेज देगा। तो यहाँ पे ट्रंक लिंक लगाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे सारे डिवाइस जितने भी है ना मेरे दोनों के दोनों स्विच के ऊपर वो सारे एक ही VLAN का मेंबर है। तो इसलिए मेरे को कोई ट्रंक लिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। एक्सेस लिंक लगा के भी मैं काम कर सकता हूँ अगर दोनों तरफ जो डिवाइसेस मेरे हैं ना सारे अगर एक ही VLAN के मेंबर है। अभी दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक हम आते हैं, इसमें भी एक फ्लो देख लेते हैं। अभी मेरे पास ये स्विच 1 है, सेम यहाँ पे स्विच 2 है। ये एग्जांपल्स थोड़ा याद रखना, ठीक है। अभी मैं जो ये लिंक है ना इसको मैं ट्रंक लिंक बनाता हूँ। क्यों मैं ट्रंक लिंक बना रहा हूँ, इसमें मेरा VLAN नंबर 10 एंड 20 क्रिएट है, इसमें भी 10 एंड 20 क्रिएट है, मल्टीपल VLAN है। हो सकता है इस स्विच को इस लिंक के जरिए VLAN 10 एंड 20 मल्टीपल 1 से एक से ज़्यादा VLAN की इन्फॉर्मेशन भेजने की जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैं इस लिंक को ट्रंक लिंक बना रहा हूँ। अभी ये एक यूजर है, ए यूजर VLAN नंबर 10 का मेंबर है, बी यूजर VLAN नंबर 20 का मेंबर है, सी यूजर VLAN नंबर 10 का मेंबर है, डी यूजर जो आपका है ना वो VLAN नंबर 20 का मेंबर है। अभी आपका फ्लो कैसे बनेगा, अभी यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा, थोड़ा बस और एक लाइन में उसमें ऐड करूंगा सेम लाइन के ऊपर। अभी ए वाला डिवाइस फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सी को भेजने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि VLAN 10 का यूजर VLAN 20 के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो आप भूल जाओ। अभी के लिए VLAN 10 का यूजर 20 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अभी VLAN A का जो यूजर है ना वो सेम यूजर, अभी सेम VLAN के यूजर मतलब दूसरे स्विच में एक है डिवाइस सी करके उसको डेटा भेजना चाहता है। उसने लेयर 2 में इन्फॉर्मेशन जो अपना मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस उसने ए रख लिया, डेस्टिनेशन उसने सी रख लिया और उस पैकेट को स्विच के पास भेज दिया। स्विच के जिस पोर्ट में वो पैकेट रिसीव हुआ स्विच ने चेक किया वो पोर्ट मेरा VLAN 10 का मेंबर है। तो स्विच को पता है अगर VLAN 10 का मेंबर है, सोर्स मैक एड्रेस को देख के उसने क्या किया, अपना जो मैक एड्रेस टेबल है ना उसमें एंट्री बना लिया कि ये वाले पोर्ट के साथ डिवाइस ए कनेक्ट है, उसने बना लिया। फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसने चेक किया, उसे सी मिला। सी के लिए मैक एड्रेस टेबल में उसे कोई एंट्री नहीं मिला क्योंकि सी ने उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया है, इसलिए नहीं मिला। फिर स्विच क्या करेगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस पोर्ट से उसको डेटा रिसीव हुआ है उसी पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट में भेज देगा। दूसरी फिर मैंने आज आपको बताया कि जो उस VLAN का मेंबर होगा, अभी के लिए देखो अगर आप देखोगे इस स्विच के पास VLAN 10 का मेंबर एक ही पोर्ट है, बाकी नहीं है। इस पोर्ट से वो एग्जिट नहीं करेगा, 20 वाला जो पोर्ट है ना उसमें एग्जिट नहीं करेगा, सिर्फ VLAN 10 का मेंबर वाला जो पोर्ट है ना उन्हीं के पास एग्जिट करेगा। अभी VLAN 10 का मेंबर यहाँ पे कौन कौन है, मैंने आपको ट्रंक लिंक के टाइम एक चीज बताया, ट्रंक लिंक जो होता है ना वो सारे VLAN के लिए आपका मेंबर होता है, ठीक है। इसीलिए अभी आपका स्विच क्या करेगा, ट्रंक लिंक को VLAN नंबर 10 का भी मेंबर मानेगा, 20 का भी मेंबर मानेगा। जिस टाइम पे उसे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं और इसी पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट पे उसे एग्जिट करना है ना, वो क्या करेगा, ट्रंक लिंक से भी उस डेटा को एग्जिट कराएगा। और ये VLAN 10 के लिए आपका जो डेटा है ना वो आगे इसके पास आ गया। ये जब आपका उस डेटा को रिसीव करेगा उसे पता चलेगा कि मेरे पास VLAN 10 के लिए, VLAN 10 के किसी यूजर के लिए डेटा आया है, सोर्स मैक एड्रेस ए है, तो ये देखेगा मैक एड्रेस टेबल में ए के लिए एक एंट्री बना लेगा जो भी पोर्ट से उसे डेटा रिसीव हुआ है। फिर उसके बाद मैक एड्रेस टेबल में इसके पास मान लो सी ने कुछ कम्युनिकेशन किया था, इसके पास कोई एंट्री पड़ा था, या फिर अगर एंट्री भी नहीं पड़ा है तो उस पोर्ट को, उस मैसेज को वो क्या करेगा, VLAN 10 के लिए आया है तो 10 में जितने सारे पोर्ट है उसको एग्जिट करा देगा। ये वाला पोर्ट से रिसीव हुआ है तो इस पे नहीं भेजेगा और बाकी जो भी पोर्ट है 10 का मेंबर उसके पास भेज देगा। सी के पास जो मैसेज आना था वो मैसेज आपका आ गया। आपका बेसिकली फ्लो ऐसे ही बनेगा,
ठीक है। अभी VLAN 20 का यूजर अगर बी डी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है तो ये भी ऐसे भी होगा, बी डी से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा तो VLAN 20 का मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा। डी के बारे में स्विच 1 को पता नहीं तो स्विच 1 क्या करेगा, ट्रंक लिंक से वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आगे भेज देगा। ये वाला आ गया, इसको पता चला कि VLAN 20 के लिए मैसेज आया है, VLAN 20 के लिए आया है तो अगर उसको डी के बारे में अगर एंट्री पड़ा है तो डी वाले जो पोर्ट से कनेक्टेड है VLAN 20 के लिए उसमें वो डेटा एग्जिट करा देगा। अगर पता नहीं है तो फिर अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग कर देगा, जिससे क्या होगा आपका 20 नंबर जो भी पोर्ट में कनेक्टेड है डी, जितने भी 20 नंबर का पोर्ट्स होंगे ना सारे पोर्ट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अभी डी के पास भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपका कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बेसिकली दो एग्जाम्पल, दो फ्लो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया। इस फ्लो से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ट्रंक लिंक के बारे में जब मैंने बात किया, अभी आपको पता चल गया, क्लियर है कि ट्रंक लिंक हम क्यों यूज कर रहे हैं, अभी आपको शायद क्लियर पता चल गया होगा। तो ट्रंक लिंक बेसिकली जिस जगह पे हम दो दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन कराएंगे, मतलब दो दो स्विच या फिर हमारे पास जो स्विच जो है, अगर मल्टीपल स्विच के बीच जो लिंक हम कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, ट्रंक लिंक के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं। और हमारा ट्रंक लिंक जो होता है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जितने भी मल्टीपल VLAN हमारे पास होते हैं सारे VLAN के लिए डेटा जो है वो सेंड कर सकता है, ट्रंक लिंक से भेज सकता है, रिसीव भी कर सकता है। अभी दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, ट्रंक लिंक टैगिंग। अभी ट्रंक लिंक टैगिंग क्या है, जो लास्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया उसी एग्जांपल के ऊपर अभी मैं आ जाता हूं। ये मेरा स्विच 1 है, ये ट्रंक लिंक मेरा कनेक्टेड है, ये मेरा स्विच 2 है। ठीक है, ये VLAN 10 का यूजर, ये 20 का यूजर है, ये 10 का यूजर है, ये 20 का यूजर है, और दो VLAN यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा है 10 और 20, 10 और 20। ठीक है, तो अभी के लिए आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताया कि ये जो ट्रंक लिंक है सारे VLAN के लिए डेटा आपका पास करा सकता है, सारे VLAN के लिए डेटा फॉरवर्डिंग जो है वो कर सकता है। अभी VLAN 10 का यूजर जब भी डेटा भेज रहा है और ये स्विच 1 जब भी इस ट्रंक लिंक से एग्जिट कर रहा है वो डेटा को, जब स्विच 2 उस डेटा को रिसीव कर रहा है ना VLAN 10 के लिए, उसे कैसे पता चलता है कि ये VLAN 10 के लिए है या 20 के लिए है? कंफ्यूजन है ना, क्योंकि डिवाइस का जो मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस से तो ये नहीं देख रहा है, क्योंकि मैक एड्रेस तो डेटा फॉरवर्डिंग किस डिवाइस के पास जाएगा उसे फॉरवर्डिंग करने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी VLAN के इन्फॉर्मेशन स्विच 2 को कैसे पता चल रहा है? हाउ स्विच 2 गेट टू नो लाइक फॉर व्हिच VLAN द डेटा इज रिसीविंग ऑन द ट्रंक लिंक, उसे कैसे पता चल रहा है? तो इसके लिए बेसिकली आपका क्या होता है, जब भी आपका डिवाइस ट्रंक लिंक से कोई भी डेटा आगे एग्जिट करता है किसी VLAN के लिए ना, तो उसमें वो क्या करता है, एक टैगिंग यूज करता है। ठीक है, एक टैगिंग यूज करता है, एक टैग यूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, जैसे होता है ना, आप क्या करते हो, अगर इंडियन नंबर आपके पास है, किसी इंडियन नंबर से आपके पास कॉल आ रहा है तो आप क्या करो, 91 उसका एक कोड है, आप 91 लगा के अगर किसी के पास भेज देते हो, कोई कॉल जाता है अगर इंडिया से, तो उससे पहले अगर 91 देखने को मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि ये इंडिया के लिए है। USA के लिए ऐसा शायद 1 होता है। इस तरह का कुछ जो कोड होते हैं ना उससे आपको पता चल जाता है। जैसे हमारे पास होता है ना टेलीफोन डायरेक्टरी में, अगर हम लोकल के बात करते हैं तो बालेश्वर सिटी के लिए 06782 आपका हो गया, कुछ आपका दूसरे भुवनेश्वर सिटी के लिए कुछ होता है, कटक सिटी के लिए, सबका अलग अलग होता है। जब भी आप कोई टेलीफोन से कॉल करते हो ना, उससे पहले जो आपके पास एक्सटेंशन होता है उससे आपको पता चल जाता है कॉल कहाँ से आया है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डेटा जा रहा है ना, ये जो डेटा आपका, ये स्विच क्या कर रहा है, इस वाले लिंक से आपका आगे एग्जिट करा रहा है, उस डेटा के साथ वो क्या करता है, कुछ टैग लगा देता है, जिस टैग के अंदर आपका एक VLAN आइडेंटिफायर आपका होता है। ठीक है, उस VLAN आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन को देखने के बाद इस डिवाइस को पता चलता है कि कौन से VLAN के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब आपका जो डेटा है उस डेटा से पहले आपका कुछ टैग लग गया, इसके पास रिसीव हुआ, उसने देखा डेटा से पहले कुछ टैग लगा है, उस टैग से उसको पता चला कि कौन से VLAN के लिए, उसमें एक VLAN आइडेंटिफायर करके एक फील्ड होता है। उस VLAN आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिकली आपका VLAN का जो नंबर होता है। उसने देखा कि VLAN आइडेंटिफायर वाले फील्ड में मेरे पास 10 रिसीव हो रहा है, इसका मतलब ये VLAN 10 के लिए है। तो उससे उसको पता चल जाता है कि VLAN 10 के किसी यूजर के लिए कोई डेटा आया है। VLAN 20 के लिए भी जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो टैग है उसमें VLAN आइडेंटिफायर इन्फॉर्मेशन में आपका क्या लगेगा, 20 का इन्फॉर्मेशन लगेगा। और जब भी ये 20 का इन्फॉर्मेशन के साथ VLAN आइडेंटिफायर टैगिंग में 20 के इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी डेटा रिसीव करेगा तो VLAN आइडेंटिफायर फील्ड से उसे पता चल जाएगा कि ये VLAN नंबर 20 है। तो आपका बेसिकली क्या होता है, जब भी ट्रंक लिंक से, मैं लिख भी लेता हूं यहां पे,
ठीक है। जब भी आपका स्विच क्या करेगा, ट्रंक लिंक से जब भी कोई डेटा एग्जिट करने की उसे जरूरत पड़ेगा या फिर ट्रंक लिंक से भेजने की जरूरत पड़ेगा, डेटा भेजने से पहले वो क्या करेगा, उस डेटा के ऊपर एक टैग लगा देगा और उस टैग के अंदर आपको एक वीलन आइडेंटिफायर का फील्ड देखने को मिलेगा। उस वीलन आइडेंटिफायर फील्ड के अंदर वो क्या करेगा, वीलन का इन्फॉर्मेशन जो है अटैच कर देगा, ताकि जो डिवाइस आगे उस डेटा को अपने ट्रंक लिंक में रिसीव कर रहा है ना, उससे पता चले कि कौन से वीलन के लिए ये इन्फॉर्मेशन आया है। और हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो टैगिंग आपका होता है, ये टैगिंग हमेशा आपका ट्रंक लिंक से होता है। जब भी ट्रंक लिंक से आपका डेटा एग्जिट होता है तभी होता है। एक्सेस लिंक से मान लो स्विच को डेटा आगे भेजने की जरूरत हो रहा है ना, तो उस केस में टैगिंग नहीं होता है, बस डेटा आपका एग्जिट कर दिया जाता है। जो भी पोर्ट से डिवाइस कनेक्ट है उस एक्सेस पोर्ट से आपका डेटा को एग्जिट कर दिया जाता है। लेकिन ट्रंक लिंक से जब भी डिवाइस आपका डेटा भेजता है, वो भेजने से पहले आपका टैगिंग करता है। तो ये टैगिंग करने के लिए आपके पास दो मेथड है। ठीक है, आपके पास दो मेथड होते हैं टैगिंग करने के लिए। एक आपके पास होता है ISL, या फिर आप इसका फुल फॉर्म है इंटर स्विच लिंक। ठीक है, ये ISL बेसिकली आपका, सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये एक सिस्को का है, सिस्को प्रोप्राइटरी ये है। ठीक है, मतलब ये सबसे पहले क्या था, आपका ISL इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपका सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया था अपने सिस्को डिवाइसेस के लिए। ये क्या काम करता था आपका, बेसिकली वही काम आपका टैगिंग करता था। क्या होता था, आपके डिवाइस, मान लो ये डिवाइस आपका था, ये आपका ट्रंक लिंक है, ये दूसरा आपके पास स्विच है, स्विच 1 स्विच 2। ये जब भी ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ से जब भी ये डेटा भेजता था, वो क्या करता था, उस डेटा के साथ आपका ISL का इन्फॉर्मेशन कुछ लगा के भेजता था। ठीक है, जिस ISL के इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका वीलन आइडेंटिफायर का एक फील्ड होता था, जिसके अंदर आपका वीलन का इन्फॉर्मेशन होता था। ये आपका क्या करता था, इट एड एक्स्ट्रा 30 बाइट इंफॉर्मेशन। विथ डेटा, मतलब जब भी इस ट्रंक लिंक से वो डेटा को एग्जिट करता था, जो डेटा का आपका साइज है, उस डेटा के साइज के ऊपर जो अपना हेडर लगाता था ना, उस हेडर का साइज क्या होता था आपका 30 बाइट का होता था। और उस 30 बाइट में आपका दो चीज होता था, एक आपके पास हेडर होता था 26 बाइट्स का, और आपके पास एक ट्रेलर होता था, ट्रेलर आपका था 4 बाइट्स का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कैसे आपका लगाता था, ये आपका डेटा पैकेट हो गया, यहां पे आपका ISL का सामने वो क्या करता था, ISL हेडर 26 बाइट का, और डेटा का जो भी आपका साइज है वो डेटा का साइज है, और बाद में फिर एक ट्रेलर लगाता था, ISL ट्रेलर, और ये आपका था 4 बाइट्स का। तो टोटल ये क्या करता था, आपका 30 बाइट का जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये इसको अटैच कर रहा था। लेकिन ये वाले जो एनकैप्सुलेशन मेथड आपके पास है, या फिर टैगिंग मेथड आपके पास है, ये मेथड हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब सिस्को के डिवाइस पे भी, बहुत सारे डिवाइस पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों देखने को नहीं मिलेंगे, और एक टैगिंग मेथड है, उसके बारे में हम जानने के बाद हम देखेंगे। क्योंकि आपका ऐसा होता है ना, आपका सबसे पहले कुछ नया आपके पास आ गया। ठीक है, जैसे कंप्यूटर वगैरह आप देख रहे हो ना, मोबाइल फ़ोन वगैरह आप देख रहे थे, तो सबसे पहले आपके पास था, जैसे टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में ही आप बात कर लो, आपके पास BSNL थे, एयरटेल थे। एयरटेल 1 GB के लिए आपके लिए क्या ले रहा था प्राइस आपका, 249 करके ऐसा ले रहा था, जब तक आपके पास जियो नहीं आया था। अभी जियो आने के बाद, जियो ने जब सस्ते कर दी ना, उसके बाद अगर एयरटेल सस्ता नहीं करता तो वो मार्केट से हट जाता, जैसे एयरसेल वगैरह सब कुछ चले गए। तो इसी तरह का अभी आप क्या कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जियो को दे रहे हो, या फिर उसी तरह का जो प्लान दे रहे हो उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो ऐसे ही मार्केट में हमेशा क्या है, यूजर अपना जो है ना प्रॉफिट देखता है, कि किससे मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस, या फिर किससे मेरे को जो कम्युनिकेशन वगैरह है ना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक तो आपका सबसे पहले कुछ काम कर रहा था। इससे कुछ सॉल्यूशन, आपका ट्रंक लिंक का सॉल्यूशन, ट्रंक लिंक में मल्टीपल वीलन का इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए सॉल्यूशन तो आपके पास ISL के जरिए था। लेकिन बाद में कुछ दूसरे टैगिंग मेथड आपके पास आ गए मार्केट में, जिसने ISL को रिप्लेस कर दिया। इतना ज़्यादा रिप्लेस किया कि सिस्को ने खुद ISL को इंट्रोड्यूस किया था, उसने भी ISL को यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, वो जो दूसरा टैगिंग मेथड आपके पास था, वो आपका था .1Q।
सबसे पहले ये आपका ओपन स्टैंडर्ड था, ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड मतलब कोई भी डिवाइस इसे यूज कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। कोई भी वेंडर का डिवाइस, सिस्को हो, अरूबा हो, एचपी हो, कोई भी डिवाइस हो, वो उसे यूज कर सकता है। दूसरा इंफॉर्मेशन आपका ये था, इट एड 4 बाइट्स ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन with data inside the Ethernet header। ठीक है, सबसे पहले तो ओपन स्टैंडर्ड है, ये किसी भी डिवाइस पे यूज हो सकता है। दूसरी चीज इसका फायदा देखो, ISL आपका 30 बाइट का इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था और ये क्या कर रहा है, आपका 4 बाइट का इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था। मतलब कितना छोटा, आप मान लो आपके जो डेटा होते हैं वो क्या होता है, पहले से आपका सेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद MTU के हिसाब से आपका डेटा जो है ना इथरनेट के पास आते हैं। 1500 बाइट का आपका डेटा का साइज होता है। अगर आप ISL यूज करते हो तो डेटा जब भी आपका जो इथरनेट लिंक है ना, वहाँ से जब भी आपका एग्जिट करेगा 1530 बाइट का इन्फॉर्मेशन आपका जाता था, ठीक है। जब भी आपका ट्रंक लिंक से डेटा आपका सेंड होता था 1530 बाइट का, 1500 बाइट का आपका हो गया डेटा, 30 बाइट का ये इन्फॉर्मेशन लगाता था अगर आप ISL यूज करते हो। लेकिन अगर आप .1 की यूज करते हो ना, तो उसके इसमें आपका क्या हो रहा था, आपका डेटा का साइज 1504 हो जाएगा बाइट। क्यों? 1500 बाइट का आपका डेटा, 4 बाइट का ACP एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहा था, जो कि ISL से बहुत छोटा था और ये लाइट था, इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा आपका इससे हुआ। ये क्या करता था, अपना इन्फॉर्मेशन आपको पता है ना, जब भी हम इथरनेट हेडर के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगाता था वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास इथरनेट हेडर में कुछ प्रीएम्बल हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका SFD आपके पास हो गया, ये 7 बाइट का आपके पास हो गया, SFD आपका 1 बाइट का हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये 6 बाइट का हो गया। उसके बाद आपके पास सोर्स मैक एड्रेस, ये भी आपके पास 6 बाइट का हो गया। उसके बाद ये क्या करता था, .1Q का जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको अटैच कर लेता था, जो कि आपका 4 बाइट का था। उसके बाद आपका टाइप फील्ड आता है, जो भी आपका इथरनेट हेडर का जो टाइप फील्ड वो आ जाता है 2 बाइट के लिए। उसके बाद आपका डेटा, फिर उसके बाद आपका FCS जो कि 4 बाइट का है। ये इथरनेट हेडर के बारे में जब मैं पढ़ाया था, शायद आपको पूरे फील्ड क्लियर होगा। अभी आपको फोकस करना है ये वाले फील्ड के अंदर, मतलब जो आपका सोर्स मैक और टाइप फील्ड है ना इथरनेट हेडर में, उसके बीच में वो क्या करता था, .1Q का एक इंफॉर्मेशन अटैच कर लेता था, ठीक है। और ये कितने बाइट का आपका था, ये 4 बाइट का था। और ये .1Q को अभी हम खोल के देखेंगे, इसमें भी अभी क्या था, ये आपका पूरा हो गया .1Q का हेडर, ठीक है। सिर्फ यही वाले पार्ट को, ये जो पार्ट मैंने आपको राउंड करके दिखाया ना बार बार, ये वाले पार्ट को ही सिर्फ हम अभी मतलब इसके अंदर क्या है हम अभी फोकस करके देख रहे हैं। तो .1Q में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये 4 बाइट का आपका इंफॉर्मेशन है टोटल। 2 बाइट का आपके पास एक इंफॉर्मेशन होता था TPI इंफॉर्मेशन, 2 बाइट का आपका होगा, ठीक है। और बाकी 2 बाइट आपका क्या होता था, TCI, ठीक है। TPI मतलब टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, जो कि आपका बता रहा था कि ये जो हेडर है या फिर ये जो टैगिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, ये टैगिंग मेथड आपका .1Q है। कौन से टैगिंग मेथड आप यूज कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे वो मेंशन करता था, जिससे पता चलता था कि आप .1Q टैगिंग मेथड यूज करते थे, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता था। दूसरे आपके पास जो टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर आपके पास है ना, इसमें वो क्या करता था, ये टोटल 2 बाइट का है, इसका मतलब आपके पास 16 बिट का इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये 16 बिट का जो इन्फॉर्मेशन हो गया, उसमें 12 बिट को वो क्या करता था, यूज करता था VLAN के इन्फॉर्मेशन अटैच करने के लिए। आपके VLAN मैंने आपको बताया ना, VLAN का साइज आपका 12 बिट का होता है। वो क्या कर रहा था, उस 16 बिट से 12 बिट को यूज कर रहा था VLAN का नंबर देने के लिए। यहाँ पे VLAN का जो नंबर है इसको अटैच कर रहा था VLAN वाला फील्ड पे, या फिर इसको आप VLAN आइडेंटिफायर आप मान सकते हो, ये VLAN आइडेंटिफायर वाला फील्ड था। और एक इसमें जो था, एक पोर्ट को 1 बिट का जो इन्फॉर्मेशन था ना, उस 1 बिट को वो क्या करता था, आपके एक था FCI ऐसा कुछ करके था,
ठीक है, आप उसका नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उसको आप देख लेना। हालांकि उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली आपका क्या था, उसी टोकन रिंग के साथ सपोर्ट कराने के लिए यूज किया गया था इसको। 1 बिट का इन्फॉर्मेशन जो है टोकन रिंग के लिए, इसको FCI या ऐसा कुछ था इसका नाम, शायद FCI ही था। ठीक है, ये 1 बिट का इन्फॉर्मेशन था, किसके लिए, टोकन रिंग के साथ इसको सपोर्ट कराने के लिए। और बाकी आपके पास जो 3 बिट का इन्फॉर्मेशन था ना, वो 3 बिट इन्फॉर्मेशन आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस या फिर क्लास ऑफ सर्विस या फिर आपको प्रायोरिटी बिट आप बोलते हो उसे। ठीक है, इसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रायोरिटी बिट क्या है आप छोड़ दो, FCI फील्ड क्या है आप छोड़ दो, बस आप इतना याद रखो। आपका क्या होता था, .1q हेडर आपका होता था, उसके अंदर आपका 4 बाइट का इन्फॉर्मेशन टोटल .1q हेडर होता था। 2 बाइट आपको यही बता रहा था कि जो हेडर आप यूज कर रहे हो या फिर टैगिंग मेथड आप यूज कर रहे हो वो .1q का टैगिंग मेथड आप यूज कर रहे हो। बाकी 2 बाइट में से 12 बिट का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके लिए यूज हो रहा था, आपका VLAN आइडेंटिफायर के लिए, जिसमें आप अगर 10 VLAN के लिए ये कोई डेटा भेज रहा है तो इसमें आपको 10 देखने को मिलेगा। अगर 20 के लिए ये डेटा भेज रहा है तो यहाँ पे आपको 20 VLAN नंबर देखने को मिलेगा। जो भी आपका VLAN नंबर है वो VLAN आइडेंटिफायर वाला फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। अभी जब भी आपका डिवाइस क्या करता था, एक डिवाइस अगर दूसरे डिवाइस से कोई डेटा भेजने की कोशिश कर रहा था ट्रंक लिंक के जरिए, तो उस जगह पे वो क्या करता था, आपका ट्रंक लिंक है, ये जब भी कोई डेटा भेजता था, डेटा के साथ आप ऐसा मान सकते हो ये क्या करता था, एक .1q का हेडर लगा के डेटा को भेज देता था। और उस हेडर के अंदर जो आपके पास फील्ड है VLAN आइडेंटिफायर, उसके अंदर आपका क्या होता था, जो VLAN नंबर आपके पास है वो VLAN नंबर आपका अटैच होके जाता था। जब ये डेटा आपका ये वाले डिवाइस के पास रिसीव हो जाता था, ये डिवाइस क्या करता था, उस VLAN आइडेंटिफायर वाला जो फील्ड आपके पास है उस फील्ड से पता कर लेता था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है ये कौन से VLAN के लिए है। ठीक है, इसी के लिए बस इसका साइज 4 बाइट का है, इसीलिए अभी के लिए सिस्को भी क्या करता है, सिस्को के डिवाइस में भी आपको देखने को मिलेगा .1q यूज होते हुए। हालांकि बहुत सारे सिस्को के डिवाइस जो लेटेस्ट डिवाइस आपके पास आ रहे हैं उसमें अभी ISL को यूज करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इवन आपको पैकेट ट्रेसर में भी देखने को नहीं मिलेगा, शायद मैं जितना क्लियर हूँ। ठीक है, उसमें भी आपको जो भी आपको यूज करना है आपको .1q ही यूज करने को देखने को मिलेगा। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, सिस्को के डिवाइस में जो पुराने डिवाइस अगर आप देखते हो ना, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका जो एनकैप्सुलेशन मेथड है टैगिंग का वो ISL आपको देखने को मिलता है। लेकिन लेटेस्ट डिवाइस मतलब 2010-11 का भी डिवाइस के बारे में अगर आप बात करते हो तो उस टाइम से भी जो भी डिवाइस इसको के पास आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट हॉट ट्रंक लिंक के लिए आपका क्या होता है, .1q टैग एनकैप्सुलेशन मेथड जो है ना वो ऑलरेडी आपका सेट होके है। ऑलरेडी आपका .1q ही आपका काम कर रहा है। मतलब कोई अगर किसी लिंक को अगर आप ट्रंक बना लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, जो टैगिंग मेथड है ना वो आपका .1q का यूज कर लेता है। ये बेसिकली आपका जो भी आपके पास टैगिंग मेथड है उसके बारे में ये एक छोटा सा